दोस्तों, आपने कई हॉरर वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्म नहीं है। ये एक जिंदा सच्ची घटना है जो एक दूर दराज गांव की जमीन पर घटी थी, जहां रात के उतरते ही अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि मन में भी उतर आता था। ये घटना मैंने सबसे पहले अपने एक जानने वाले भाई से सुनी। उसका नाम था इलियास। आज से लगभग 4 साल पहले वो अचानक बदल गया। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल और मजाकिया लड़का था। दोस्तों के साथ मस्ती, घूमना फिरना, हर चीज में आगे रहता था। लेकिन एक यात्रा के बाद वो बदल गया। उसी यात्रा में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वो रात में अकेले सो नहीं पाता, खिड़की के पास बैठ नहीं सकता, और कुछ गंधें, खासकर कच्चे मांस की, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मैंने उसे एक दिन जोर देकर पूछा, भाई बता तो सही, उस दिन क्या हुआ था? वो मेरी ओर देखकर बस इतना बोला, अगर तू सुनना चाहता है तो बताऊंगा, लेकिन सुनने के बाद शायद तू भी अकेले सो नहीं पाएगा। मैं हंसकर बोला, कोशिश करूंगा भाई, तू बोल। उस दिन शाम थी, हल्का अंधेरा हो चला था। इलियास कुछ देर तक खिड़की की ओर देखता रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात लगभग 3 साल पहले की है। मैं उस वक्त नौकरी की तलाश में कुश्तियां की ओर गया था। वहां मेरे एक मामा का घर है, पाटुली गांव में, एकदम घने इलाके में, धूल भरे कच्चे रास्ते, जहां शाम के बाद पूरा इलाका झींगुरों की आवाज और कुत्तों के रोने से भर जाता है। मामा बहुत अच्छे इंसान हैं। अकेले रहते थे एक छोटे से टीन की छत वाले घर में। मैं कुछ दिनों के लिए गया था। सोचा था थोड़ा घूम कर वापस आ जाऊंगा। पहले 2 दिन अच्छे बीते, लेकिन तीसरी रात इलियास की आवाज जैसे थोड़ी कांपने लगी। तीसरी रात खाना खाने के बाद मैं और मामा आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कहीं दूर कोई कुत्ते को मार रहा हो। मामा एक झटके में खड़े हो गए, बोले, वो फिर से शुरू हो गए। मैंने पूछा, कौन वो? मामा ने मुझे चुप रहने को कहा, फिर धीरे धीरे मुझे लेकर कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। बोले, इस इलाके में शाम के बाद कोई बाहर नहीं रहता। कुछ महीनों से एक अजीब जिन्न आया है जो इंसान नहीं है मगर जानवर भी नहीं। उसके पैर नहीं है और वो जमीन को छूकर नहीं चलता, और उसे नशा है खून का, बिल्कुल कच्चे खून का। मैं हंस पड़ा, बोला, मामा ये भूत प्रेत की कहानियां रहने दो। मामा बोले, इलियास तू चाहे यकीन न कर, लेकिन इस गांव का हर आदमी जानता है, हर महीने एक रात जब चांद आधा होता है वो आता है, और उस रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। मैं चुप हो गया, क्योंकि मामा की आंखों में देखकर लगा वो झूठ नहीं बोल रहे। वो रात बड़ी मुश्किल से बीती। खिड़की के बाहर से कुत्तों की चीख पुकार, कहीं दूर से जमीन पर कुछ खींचने की आवाज। सुबह उठकर देखा, पास वाले घर का एक लड़का गायब है। सब कह रहे थे वो रात को टॉयलेट गया था, फिर वापस नहीं आया। अगले दिन एक चौंकाने वाली बात पता चली। गांव में एक बूढ़ा फकीर है, नाम गफ्फार शाह। उसने कभी उस जिन को देखा है, बल्कि उसके शरीर से खून से सना कपड़ा तक उठा लाया था। मैंने उसे ढूंढा और उसके पास गया। गफ्फार शाह ने कहा, तू जिन का खेल देखना चाहता है तो चल, परसों रात मेरे साथ खेत में चल। मैं मना करते हुए भी हाँ कह गया। वो रात मैं और
और गफ्फार शाह गांव से बाहर एक दलदल के किनारे छिपकर बैठे रहे। रात के करीब 1:30 बजे दूर कहीं से बतख की आवाज आई, फिर कुत्तों की रुलाई, और फिर जो मैंने देखा उस पर आज भी यकीन नहीं होता। एक लंबा काला साया जमीन को छुए बिना जैसे तैरता हुआ आ रहा था। शरीर पर कपड़े नहीं थे, चमड़ी कच्चे लाल रंग की तरह थी, आंखें आग जैसी जल रही थी। वो किसी की ओर देखे बिना एक बछड़े की गर्दन के पास गया, और फिर वो आवाज चूसने, खींचने, चीरने की मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं सांस रोके देखता रहा। वो जिन खून चूस रहा था जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं, मगर ये सच था। उस रात के बाद से मैं सामान्य नहीं रह पाया। मुश्किल से मामा का घर छोड़ा, शहर लौटा, लेकिन नींद वो फिर कभी नहीं आई। मैं अब भी जानता हूं वो जिन जिंदा है, अब भी घूमता है। हर चांदनी रात वो आता है, किसी न किसी को लेकर चला जाता है। लोग कहते हैं वो एक अभिशप्त दरवेश था जो मरने से पहले किसी जगह जिन को बुला रहा था, लेकिन गलती से खुद ही जिन में बदल गया। उसके शरीर में अब सिर्फ खून की भूख बची है। अब तू समझ गया ना कि मैं कच्चे मांस की गंध क्यों सहन नहीं कर पाता। उस दिन मैं कुछ कह नहीं पाया, बस खिड़की की ओर देखता रहा। बाहर तब हल्की हवा चल रही थी और कहीं दूर कुत्ते रो रहे थे। इलियास चुप हो गया था। वो खिड़की के बाहर एक तक देख रहा था। मुझे लग रहा था वो कुछ महसूस कर रहा है। शायद उस रात की याद फिर से आ रही थी। मैं धीरे से बोला, फिर क्या हुआ? उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, जिस दिन मैंने जिन को देखा उसके बाद से सब कुछ बदल गया। पहले कुछ दिन मैं सपने देखने लगा, वही खून चूसने वाला दृश्य, वही गरज, वही सड़ी मांस की गंध। लेकिन वो सिर्फ सपनों तक तो रहना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो सिर्फ सपना नहीं रहा। तू क्या कहना चाहता है? मैंने पूछा। इलियास बहुत धीमी आवाज में बोला, वो मेरे पीछे आया था शहर तक। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होने लगा जिससे मेरी अकेले रहने की ताकत खत्म हो गई। पहली घटना शहर लौटने के 4 दिन बाद हुई। रात को नींद खुली। वो खिड़की के पास खड़ा था। देखा सड़क की लाइटें बंद हैं, जबकि बाकी इमारतों में रोशनी थी। यहां तक कि उसके अपने कमरे की बत्तियां भी जल रही थी, लेकिन सड़क पर सिर्फ अंधेरा था। तभी एक साया उसके खिड़की के सामने से तैरता हुआ गुजरा। पैरों की आवाज नहीं थी, लेकिन एक गंध थी। वही गंध जो गफ्फार शाह के साथ जिनको देखने की रात आई थी। कच्चे खून भरे मांस की गंध। उस रात उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ गंध महसूस की। लेकिन अगली रात वो दिखाई दिया। एक साया खिड़की के बाहर खड़ा, आंखों में आग, होठों पर खून, और चेहरा जैसे बिगड़ चुका था, जैसे वो सिर्फ चूसने के लिए बना हो। इलियास चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था। शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। वो जिन कुछ नहीं बोल रहा था, बस घूर रहा था, और उसकी उस नजर में ऐसा कोई जादू था कि इलियास नजरें हटा ही नहीं पाया। उसे बेहोशी आ गई। सुबह उठते ही मैंने देखा खिड़की के पास एक लालचट निशान था। पैर के निशान नहीं, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ कुछ खिड़की की रेलिंग पर बैठा था, और उसके शरीर से खून टपक रहा था। इसके बाद मैं एक दिन एक हाफिज साहब के पास गया। उन्होंने कुछ कुरान की आयतें पढ़कर मुझ पर फूंक मारी, फिर बोले, तुम पर किसी चीज की छाया पड़ी है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं।
अब वो तुम्हें पहचान चुका है, उसे भगाना आसान नहीं होगा। इलियास बोला, हाफिज साहब ने मुझे एक तावीज दिया, लेकिन जितनी बार मैं उसे पहनता वो गायब हो जाता। पहले सोचा शायद खो गया, लेकिन जब 4 बार ऐसा हुआ तब समझ गया कोई नहीं चाहता कि मैं वो तावीज पहनूं। वो जिन मुझसे संपर्क रखना चाहता था। इसके बाद इलियास के कमरे की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। दीवारों पर नाखून के निशान आने लगे, पतले पतले खरोंच जैसे। कुछ जगहों से सड़े मांस की बदबू आती थी और कभी कभी तो बिस्तर के पास ताजा खून भी दिखता था। एक रात अचानक इलियास ने फिर से उसे देखा, इस बार अपने कमरे के अंदर। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी, फिर भी वो वहां खड़ा था, बिल्कुल सिर के पास। गले के पास उसकी सांसें महसूस हो रही थी, जैसे गर्म हवा छोड़ रहा हो, और उसकी आंखें लाल और उनमें से आग निकल रही थी। इलियास बोला, मैं चिल्लाने ही वाला था, तभी उसने मेरे गले के एकदम पास आकर एक अजीब सी आवाज निकाली। कोई गरज नहीं, एक गहरी सांस थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक घुस जाना चाहता हो। फिर वो जिन अचानक गायब हो गया। अगले दिन इलियास एक मशहूर पीर साहब के पास गया। पीर साहब उसे देखकर बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बस इतना बोले, तूने उसे नहीं बुलाया, लेकिन वो तुझे पा चुका है। तू उसके खून की भूख के रास्ते में आ गया है। अब वो तेरा खून नहीं चाहता, वो चाहता है तेरी आत्मा। तेरे जरिए वो इस दुनिया के और कई लोगों की आत्मा तक पहुंचना चाहता है। इलियास ने पूछा, क्या करूं कि मुझे रिहाई मिले? पीर साहब बोले, तू अब ये कहानी किसी को मत सुनाना, किसी को कुछ मत दिखाना। वो तुझे छोड़ देगा अगर तू चुप रहा, लेकिन अगर तू उसका नाम फिर से लेगा, एक बार फिर उसकी आंखों में देखेगा, तो वो लौटेगा बहुत बड़े रूप में, बहुत डरावने रूप में। इलियास इसके बाद कई महीनों तक चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, यहां तक कि अपने परिवार से भी नहीं। लेकिन अचानक एक दिन उसने मुझसे सब कुछ कह दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसने मुझसे कहा, तू कहानी लिखता है, अगर तू चाहे ये बात बता दे, लेकिन सावधान रहना, उस जिन का नाम कभी ऊंची आवाज में मत लेना। मैं उस दिन हंस दिया था, लेकिन आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, मेरी खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही है और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की के शीशे को हल्के से छुआ हो। मैं चौंक गया। मैं लिखता जा रहा हूं और मेरे सिर के पीछे जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा है। इलियास की कहानी तो कुछ दिन पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी नींद उसी दिन से खत्म हो चुकी है, जिस दिन उसने कहा था, तू कहानी लिखता है, बता दे, लेकिन जिनका नाम ऊंचे स्वर में मत लेना। मैंने उस दिन हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन अब समझ में आता है, हंसकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसकी कहानी सुनकर मैं उसी रात लिखने बैठा था जैसे अब बैठा हूं। दरवाजे खिड़कियां बंद करके कागज कलम लेकर मैं शब्द बुन रहा था। अचानक खिड़की के पास हल्की सी आवाज हुई, टुक टुक टुक, जैसे कोई कांच की सतह पर नाखून रगड़ रहा हो। मैं झुककर बैठा था, सोचा शायद बाहर कोई बिल्ली भगाई जा रही है या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, लेकिन नहीं, यह आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि बढ़ने लगी। साथ ही एक गंध, सड़ी पुरानी कच्ची मांस जैसी, बिल्कुल वही जैसी इलियास ने बताई थी। मैं उठकर खिड़की खोला और देखा
कुछ भी नहीं था। लेकिन अगली सुबह कमरे के भीतर फर्श पर रक्त जैसा कुछ लाल दाग मिले और खिड़की के पास नाखूनों की खरोंच के निशान। उसी दिन समझ गया मैंने गलती कर दी। मुझे पता था ये कहानी लिखना मतलब उसे वापस बुलाना, और वह वापस आ गया। मेरे पास नहीं, इलियास के पास, क्योंकि उसकी जिंदगी घटना के कुछ दिनों बाद से बिल्कुल बदल गई थी। एक दिन फोन पर उसने कहा, भाई मैं कहां जा रहा हूं मैं नहीं जानता, पर बचने की उम्मीद बहुत कम है। अब वह मेरे अंदर है। मुझे खुद नहीं पता मैं इलियास हूं या कोई और। मैं चौंक गया। पूछा, तू पागल हो गया? उसने कहा, नहीं भाई मैं पागल नहीं हूं। अब समझा, ये जिन किसी को खाकर रुकता नहीं, ये उसमें घुसकर आत्मा को निगल जाता है धीरे धीरे। अब मैं जो सोचता हूं उसका आधा मेरा नहीं, उसका होता है। मैं समझाने की कोशिश की, प्लीज किसी मौलवी के पास जा, इलाज करवा, ये सब तेरे मन की कल्पना। मैं समझ गया ये इलियास नहीं है। उस दिन से उसका कोई संपर्क नहीं मिला। 3 दिन बाद खबर आई, इलियास लापता। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ना पड़ा। बिस्तर पर खून के दाग, दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं वापस आऊंगा। किसने लिखा? क्यों? कोई नहीं जानता। पुलिस ने कहा आत्महत्या या भागना, लेकिन मुझे पता है नहीं, ये कुछ और है। फिर मैं गया उस पाटुली गांव में जहां ये सब शुरू हुआ। गांव के लोग आज भी चुप हैं। शाम होते ही घर बंद, रोशनी बुझ जाती है, कोई बोलता नहीं। फिर भी मैं गया गफ्फार शाह के पास, वो फकीर जिसने सबसे पहले उस जिन को देखा था। वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। मुझे देखकर बोला, तूने लिखा है? मैं चुप था। वो बोला, तू अब लेखक नहीं, तू अब रास्ता है, उसका रास्ता। मैं बोला, मतलब? वो बोला, उसने तुझे चुना है क्योंकि तू इसे फैला रहा है लोगों के बीच, हर कान, हर आवाज। वो रक्त पीने की लत सब तक फैल रही है। अब तेरे हाथ में उसका नाम है, उसकी शक्ति। तू चाहो तो फिर बुला सकते हो उसे फिर से। मैं बोला, तो अब क्या करूं? वो बोला, रुक जा, लिखना बंद कर, लेकिन तू रुकेगा नहीं, है ना? मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन रात मुझे पाटुली की नदी के किनारे बितानी पड़ी। अचानक बस नहीं चली गई। मंदिर के पास एक पुराना कमरा मिला रात गुजारने के लिए। रात को सोने से पहले किसी ने कहा, इस कमरे में पहले कोई था, वह सुबह तक जिंदा नहीं मिला। मैं हंसा, तो चलिए आज रात देखते हैं। उस रात, ठीक रात के 2:25 बजे कमरे की खिड़की खुली थी। हवा थम सी गई। न पक्षियों की आवाज, न कुत्तों की हुक्कर, सिर्फ एक आवाज, झुसने की, जैसे कोई भीतर से कुछ खा रहा हो। मैंने लाइट नहीं जलाई, चुपचाप बैठा रहा। वही गंध, वही सड़ा खून। फिर लौट आया। मैं समझ गया वो आ गया है। इस बार उसका चेहरा नहीं देखा। सीधे कान के पास फुसफुसाया, लिख, मेरे बारे में लिख। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा खून मिलेगा। मैं ठंडा हो गया। सुबह देखा कि मेरी अंगुली पर एक छोटा काटने का निशान था और तकिए पर खून। तब से अब तक मैं जीवित हूं, लेकिन नहीं जानता मैं कौन हूं। क्या मैं इलियास जैसा बन रहा हूं या नहीं, समझ नहीं पा रहा। लेकिन इतना जानता हूं, अगर आप ये कहानी पढ़कर रात में हल्का कांपे, अजीब सी गंध महसूस करे या खिड़की के पास कोई परछाई देखे, तो समझ लीजिए उसने आपको भी पसंद किया है। सावधान, जिन कभी किसी को नहीं छोड़ता, बस जगह, शरीर और आत्मा बदलता है, और उसे लेकर जितना लिखा जाएगा
वह उतना शक्तिशाली होगा। दोस्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपकी रूह तक कांप आते तो समझिए अब आप अकेले नहीं। ये जिन, ये कहानी अब आपके दिमाग में, आपके कमरे की कोने में, आपके फोन की आवाज में समा चुकी है। वीडियो बंद करने से पहले एक बार चारों ओर नजर रखें, क्या कोई देख रहा है? आपके लिए ही हम लाते हैं ऐसी सच्ची भयावह घटनाएं। यदि यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी जिन देखा है? सावधान रहें, उजाले में रहें और अंधेरे में अकेले न चलें।